गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं शिवम पांडे आज एक बार फिर से आप लोगों के लिए मैटर इन आवर सराउंडिंग के तीसरे पार्ट में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में सॉलिड लिक्विड गैस और उसके प्रॉपर्टी को लेके हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम उससे आगे चलेंगे और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग, सब्लिमेशन और लेटेंट हीट के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन इन सभी टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम आज आपसे एक सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ मैं शुरुआत करना चाहूंगा, जिससे हमारा जो आने वाला ये जितना भी टॉपिक है, जितने भी ये सब सारे पॉइंट्स हैं, ये आपको बहुत इजीली समझ में आएंगे। तो देखिए, आप जैसा कि जानते हैं कि हम ह्यूमन बॉडी है हमारी, और ये जो हमारी ह्यूमन पूरी की पूरी जो रेस है वो कहाँ रहती है? वो अर्थ पे रहती है। और हमारा अर्थ के ऊपर क्या है? एटमॉस्फेयर है। और ये जो एटमॉस्फेयर है ये करीब 5 लेयरों में ये बटा हुआ है। लेकिन हम लोग का जो सबसे जो निचला जो लेयर है वो कौन सा लेयर है? वो है मतलब कि ट्रोपोस्फेयर। मीन्स हम लोग जो जिस लेयर में रहते हैं वह ट्रोपोस्फेयर है। और ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है? ट्रोपोस्फेयर में यह होता है कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं, ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ती है, टेम्परेचर जो है वो कम होते जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप इस तरह से ले सकते हैं कि जैसे अभी हम इस प्लेनर एरिया में हैं और सबसे अगर नीचे हैं, अगर यहाँ पर अगर हम किसी चीज को बॉयल करें और किसी भोजन को पकाएं तो बहुत आसानी से पक जाएगा। लेकिन अगर हम इसी चीज को हम किसी ऊंचे पहाड़ पर ले जाकर करें तो वहां पर उतना तापमान नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हाइट बढ़ने के साथ जो टेम्परेचर होती है वह डिक्रीज होती है। तो उसी तरह से आज हम सबसे पहले यहाँ पे एक रिलेशन समझेंगे टेम्परेचर और प्रेशर का ट्रोपोस्फेयर में। तो देखिए, ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर और जो प्रेशर का जो रिलेशन होता है वह हमेशा ऑपोजिट होता है। यहां पर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है प्रेशर जो है वो डिक्रीज होता है। और सेम यही प्रेशर के साथ भी होता है कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है। और जैसा कि हमने तो लास्ट ये लेक्चर में जैसे हमने डिस्कस किया था कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को से काफी ज्यादा इंटैक्ट होते हैं। कुछ इस तरह से उनके बीच का स्ट्रक्चर होता है। और यह जिसके बीच में थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस है, यह लिक्विड है। और यह जो है गैस है। आप इसे देख सकते हैं। तो इससे आपको क्या समझ में आता है? इससे यह समझ में आता है कि सॉलिड है, उसके पार्टिकल्स एक दूसरे से काफी ज्यादा इंटैक्ट है। इसका एक होने का कारण क्या है कि यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर कोई पार्टिकल जो एक दूसरे से काफी जो मतलब कि अट्रैक्ट, काफी जो मतलब बहुत इंटैक्ट और बहुत मजबूत तरीके से जुड़े हुए हैं, यह इसके बीच का जो प्रेशर है वह काफी हाई है, काफी अधिक है। और इसके बीच में ये डिस्टेंस इसलिए है क्योंकि इसके बीच का प्रेशर कम है। और इसमें जो डिस्टेंस जो है वह इसके कंपैरिजन में भी सबसे ज्यादा है। मीन्स जो गैस है सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा है। तो इससे आप यह समझ सकते हैं कि जो यहां पर जो प्रेशर है वो बिल्कुल बहुत ही कमजोर है और वो ना के बराबर कार्य कर रहा है। तो यहीं पर हम देखेंगे कि जब कभी हम सॉलिड को, जब जैसे एक हमारे पास आइस है, आइस क्या है? आइस एक सॉलिड फॉर्म है। जब हम उसे हीट देंगे यानी टेम्परेचर जब उसके अंदर जब बढ़ेगा तो क्या होगा? जो सॉलिड के बीच के जो पार्टिकल्स होते हैं उसके स्टेट में वो चेंज आता है। जब जैसे उसके स्टेट में चेंज आता है, उसका मेन पर्पस, उसके पीछे का कॉज क्या होता है? मेन पीछे का कॉज यही होता है कि जब हम उसको टेम्परेचर देते हैं तो जो पार्टिकल्स के बीच का जो प्रेशर होता है वो क्या होता है? वो डिक्रीज होता है।
और डिक्रीज होने की वजह से उसके पार्टिकल्स के बीच में दूरी आती है और उस तरह से उसके फॉर्म में भी चेंज होता है। सेम वही काम हम वाटर के साथ भी आप हीट देकर कर सकते हैं कि जब हम वाटर को हीट करते हैं तो वो क्या होता है, वो सीधा मतलब वेपर में कन्वर्ट होता है। उसका कारण क्या होता है कि जैसे हम उसको टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनके बीच के जो पार्टिकल्स के बीच का जो प्रेशर होता है उसमें कमी आती है, और कमी आने की वजह से क्या होता है कि वह जो है गैस में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि उसके बीच का जो एक प्रेशर जो वर्क करता है जो एक दूसरे को जोड़े रखने के लिए, वह बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ मैं आज आपसे अब आगे इस बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। मेल्टिंग पॉइंट क्या है, हम किस चीज को मेल्ट करते हैं। आप जैसा कि जानते हैं कि मेल्ट की जब हम बात करते हैं तो मेल्ट से हमारा एक जो हमारे माइंड में जो एक इमेज बनता है वो एक सॉलिड ऑब्जेक्ट के लिए बनता है कि एक ऐसा सॉलिड कह सकते हैं कि वस्तु जैसे हम मेल्ट करते हैं। तो जैसे आप बटर है, अगर आप उसे हीट करें तो वो मेल्ट होगा। आइस आप उसे भी मेल्ट कर सकते हैं। और फिर से हम घी की बात करते हैं, उसको भी हीट करेंगे तो वो भी क्या होता है, वो भी लिक्विड फॉर्म में चेंज होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हम टेम्परेचर को उसमें इंक्रीज करते हैं तो उसके बीच के जो पार्टिकल्स का जो प्रेशर होता है वह क्या होता है, जो प्रेशर होता है वो कम होता है, और कम होने की वजह से वो लिक्विड फॉर्म में चेंज होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट देखिए, पहले मेल्टिंग से हमें एक मीनिंग क्या निकालना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज होता है, तो सीधा आप समझ सकते हैं द प्रोसेस इन विच सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज मेल्टिंग। बट यहां पर हम बात कर रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट की। ये सारे डिफिनेशंस आपको किसी भी बुक में बहुत आसानी से मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जब हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि एक ऐसा सॉलिड जो लिक्विड में चेंज होता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मीन्स द पॉइंट इन विच सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। इसका मैं जो यहां पे जो मेंशन करने जा रहा हूं, बस की पॉइंट को मेंशन कर देता हूं। द पॉइंट इन विच solid changes into liquid at atmospheric pressure। अब यहाँ का सबसे जो की पॉइंट क्या है कि एक ऐसा पॉइंट जो सॉलिड जो होता है वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो सबसे पहले हम यहाँ ये देखेंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो एक सिंपल सा जो डेफिनेशन होता है वो ये होता है कि आप जानते हैं कि हम जिस अर्थ पे रहते हैं, इस अर्थ के ऊपर जो है कि एक हवाओं का जो कह सकते हैं कि बहुत बड़ा एक ना दिखने वाला एक हमें एक वजन महसूस होता है। तो इस एनवायरमेंट में जो भी हवा के भार के द्वारा पृथ्वी पर जो भी प्रेशर लगाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। कि द वेट ऑफ एयर विच exerts which applies pressure against earth is known as atmospheric pressure। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, बस ये आप इसे जानकारी के लिए आप इसे याद कर लें। तो इसकी ये एटीएम हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम इससे डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू होती है करीब 101,325 पास्कल्स, ये इसकी वैल्यू होती है। तो जब भी हम किसी सॉलिड फॉर्म को लिक्विड फॉर्म में जब चेंज करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर,
और वो जो पॉइंट होता है जिस पर यह मतलब कि ऐसा होता है उसे हम मेल्टिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं। तो आइए हम कुछ मेल्टिंग पॉइंट के हम एग्जांपल को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम वैक्स के मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो वो कितना होता है, वो होता है 63 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम क्या कह सकते हैं कि आयरन के मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो वो कितना होता है, वो करीब होता है करीब 1535 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये कुछ मैंने एग्जांपल्स दिए हैं ताकि आप बुक्स में या गूगल पे जाकर भी और सारे दूसरे और सॉलिड ऑब्जेक्ट के आप मेल्टिंग पॉइंट को आप देख सकते हैं। और सेम यही जो मेल्टिंग पॉइंट है, इसी से आगे अब हम बॉइलिंग पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। और बॉइलिंग कौन सी चीज होती है, बॉइलिंग सॉलिड तो कभी होगा नहीं, तो कौन सी चीज है जो बॉयल होगी। तो बॉयल जब भी चेंज होता है मींस बॉयल की जो फिनोमिना है वो किसमें एग्जिस्ट करती है, वो एग्जिस्ट करती है लिक्विड स्टेट में, जहां पे लिक्विड स्टेट जो है वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है। तो एक ऐसा पॉइंट जहां पर कोई भी लिक्विड गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है किस पे, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। The point in which liquid changes into gaseous state at atmospheric pressure। तो जैसा कि मैंने बताया कि बॉइलिंग की जो फिनोमिना है वो हमेशा लिक्विड में एग्जिस्ट करती है। जैसे क्या होता है कि हम वाटर को जब बॉयल करते हैं तो क्या होता है, वो वेपर में कन्वर्ट होता है। तो इसमें जैसा कि मैंने आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में पहले ही मैंने आपको बता दिया, ये मेल्टिंग पॉइंट में ही। तो आइए हम बॉइलिंग पॉइंट के कुछ एग्जांपल्स का हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आप जानते हैं कि सबसे जो एक कॉमन एग्जांपल है कि व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो हम बात करते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वाटर की जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो क्या होती है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। और उसी तरह से अगर हम देखें तो फिर वाटर के बाद आप उसका एग्जांपल ले सकते हैं अल्कोहल का, 78 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह से आप और भी दूसरे एग्जांपल्स को बुक के थ्रू या आप गूगल करके आप देख सकते हैं। तो ये हो गया मेल्टिंग पॉइंट का और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। अब इससे आगे जाकर हम देखें तो यहां पर अब क्या हो रहा है, यहां पर कौन सा, अब यहां पर इस दोनों प्रोसेस में कौन सी बात कॉमन है, जरा ये सोचने वाली है। तो इन दोनों प्रोसेस में एक बात कॉमन है कि इन दोनों में हम कर क्या रहे हैं, इन दोनों में हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं। मेल्टिंग के लिए भी हमें क्या उसकी जरूरत है, हमें हीट की जरूरत है, हीट को ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करने की जरूरत है। और वहीं अगर मेल्ट के बाद अगर उसे बॉयल करना है तो उसमें भी हमें हीट की जरूरत पड़ती है। तो यहां क्या हो रहा है, यहां जो है टेम्परेचर जो है इन दोनों प्रोसेस में टेम्परेचर जो है वो क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है इसलिए इनके बीच के जो पार्टिकल्स के बीच का जो प्रेशर है वो क्या होगा, वो कम होगा। जैसे हम जब सॉलिड में जब हम मेल्टिंग करें, जब मेल्टिंग प्रोसेस को जब अप्लाई करेंगे तो वो लिक्विड स्टेट में चेंज होगा, क्योंकि यहां पे जब हमने टेम्परेचर को बढ़ाया तो उसके बीच के जो पार्टिकल्स का जो प्रेशर है वो कम हुआ। वहीं जब सेम काम हमने लिक्विड के साथ किया बॉइलिंग फिनोमेना के थ्रू, तो वहां पर क्या हुआ, वो गैस में कन्वर्ट हुआ और उसके बीच के जो पार्टिकल्स का जो डिस्टेंस है वो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो ये हुआ टेम्परेचर के इंक्रीज करने की बात। अब आइए हम इसके आगे देखते हैं। तो आइए हम अपने जो नेक्स्ट हमारा जो ये टॉपिक है इसमें वो है कंडेंसेशन।
कंडेंसेशन क्या होता है? जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपको इस डायग्राम के ही थ्रू मैं आपको बताता हूं, और यहां पर ये भी आप देखिए कि मैंने आपको भी बताया कि टेम्परेचर और जो प्रेशर होता है उसके बारे में, और टेम्परेचर का प्रेशर से जो होता है वो इनवर्स रिलेशन होता है ट्रोपोस्फेयर में। मीन्स हम जिस एनवायरमेंट में रह रहे हैं उसमें ट्रोपोस्फेयर में इसका इनवर्स रिलेशन होता है। तो यहां आप देखिए कंडेंसेशन क्या है। कंडेंसेशन जो है एक ऐसा प्रोसेस है कि जहां पर हम क्या करते हैं कि कोई भी जो गैसियस फॉर्म ऑफ मैटर है उसको हम क्या करते हैं, लिक्विड में हम कन्वर्ट करते हैं। मीन्स ये जो प्रोसेस है यहां से यह रिवर्स होता है, ये जो प्रोसेस है यहां से यह रिवर्स होता है। तो ये रिवर्स जब मैं इसे कहने की जब बात करता हूं तो आप इससे क्या समझते हैं? आप देखिए कि गैस के बीच के जो गैस में जो पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो अधिक है। मीन्स इनके बीच का जो के अधिक है उसका वजह क्या है कि इनमें टेम्परेचर जो है वो मतलब ज्यादा है और इसमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। मीन्स अब हमें करना क्या है कि अगर गैस को अगर लिक्विड के फॉर्म में लाना है तो हमें जो इनके जो पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हमें कम करना है, उसे हमें कम करना है। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप इससे ले सकते हैं कि जब हम क्या करते हैं कि किसी भी हम स्टोव पर जब कभी हम ये क्या करते हैं, पानी को हम बॉयल करते हैं और पानी के जो वेपर जो उठते हैं उस पर हम कोई भी अगर बर्तन को ले आए जो उसके ऊपर अगर उस वेपर के ऊपर हम रख दें तो वहां क्या होता है कि वहां पे जो है पानी की जो बूंदें होती हैं वो जम जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब टेम्परेचर अधिक होने के कारण जब वो वेपर उठ रहा होता है और उसके ऊपर जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ले आते हैं, जब हम उस बर्तन को ले आते हैं तो वहां पर जाके उससे वो स्ट्राइक करता है और वो जो अपने टेम्परेचर है उसको वो क्या कर देता है, वो लूज करता है। मीन्स टेम्परेचर के लूज करने की वजह से क्या होता है, उनके जो वेपर के जो बीच का जो पार्टिकल का जो डिस्टेंस होता है वह कम होता है, और वह कम होकर वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वह लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। और यहां पर होता क्या है कि क्या हुआ, यहां पर टेम्परेचर तो क्या हुआ उसका कम हुआ, लेकिन टेम्परेचर जब कम हुआ तो क्या हुआ, प्रेशर जो है प्रेशर इंक्रीज हो गया, और प्रेशर जब इंक्रीज हुआ तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो लिक्विड स्टेट में जब कन्वर्ट होता है तो वो क्या होता है, वो कम हो जाता है। और कम होने की वजह से वह क्या है कि जो वेपर है वह लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो सेम इसी प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। इस प्रोसेस में यही होता है कि यहां पर जो भी गैसियस फॉर्म है वह लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और गैस का फॉर्म गैसियस फॉर्म लिक्विड फॉर्म में कब कन्वर्ट होगा, जब इसके बीच की जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होगा। जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। आप इसका ये भी देख सकते हैं कि जैसे एक पानी है, क्या है कि पानी का जो हमें ये जो एग्जिस्टेंस है वो हमें पता चलता है, लेकिन गैस का जो वेपर का एग्जिस्टेंस होता है वो हमें कुछ समय के लिए पता चलता है, उसके बाद नहीं पता चलता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पानी के बीच के जो पानी में जो पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच का जो इंटैक्ट फोर्स होता है वह गैस के पार्टिकल्स के इंटैक्ट फोर्स से वो ज्यादा होता है। तो यही जो प्रोसेस है कंडेंसेशन कहलाता है। अब इसी में हम आते हैं, आगे चलकर हम देखते हैं फ्रीजिंग के बारे में। फ्रीजिंग है, फ्रीजिंग को हम क्या कहते हैं? फ्रीजिंग को हम इससे भी ज्यादा रिवर्स जाते हैं। रिवर्स जाने का मतलब यहाँ ये है कि जो लिक्विड है इसको हम सॉलिड स्टेट में हम कन्वर्ट करते हैं, और यहां पर जब हम टेम्परेचर जब लिक्विड को जब हम सॉलिड में जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, जो टेम्परेचर जो भी लिक्विड का था, जो मतलब उसके बीच का जो पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस था, हम टेम्परेचर को और कम करके क्या कर रहे हैं, उसके बीच के प्रेशर को बढ़ा रहे हैं। जब प्रेशर को हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उसके पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज आ जाएंगे। यहां पर क्लोज जैसे ही आएंगे तो उसके बीच का क्या होगा कि जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका एग्जांपल आप इससे ले सकते हैं कि जब हम किसी भी कंटेनर में, चाहे आप फ्रिज में आपने देखा होगा जिसमें हम लोग बर्फ को जमाते हैं, अगर उसमें पानी को रखें और जब हम उसे फ्रीजर में रखते हैं,
फ्रीजर में जब रखते हैं तो क्या होता है, वहां पे ये होता है कि वो करीब कुछ समय बाद अगर उसे मतलब कि कंप्लीटली मतलब कि बिजली की अगर सप्लाई मिले तो वह क्या होता है कि वह आइस में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो लिक्विड के बीच का जो टेम्परेचर होता है वो उस फ्रीजर में रखने के बाद वह टेम्परेचर बिल्कुल खत्म हो जाता है। और टेम्परेचर खत्म होने के बीच बाद क्या होता है, जो वाटर के जो होते हैं उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा सिकुड़ जाते हैं और वो सिकुड़ के एक दूसरे से बिल्कुल काफी मजबूती से बहुत ज्यादा चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसका फॉर्म जो है वह कन्वर्ट होकर सॉलिड फॉर्म में हमें मिलता है। तो क्या हुआ यहाँ पर जो भी लिक्विड का जो टेम्परेचर था उसको हमने और कम किया और कम करने के बाद उसे हमने प्रेशर को बढ़ाया और प्रेशर को बढ़ाने के बाद क्या हुआ कि हमने सॉलिड को हमने प्राप्त किया। तो यहां से आप क्या समझते हैं, यहां से आप ये समझते हैं कि जब कभी हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो किसी भी दो पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वह क्या होता है, वह कम होता है। तो और वहीं जब हम किसी फॉर्म में जब हम टेम्परेचर को जब हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि जो दो पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वह अधिक होता है और पार्टिकल्स के बीच में जो माइग्रेशन होता है वह बहुत ज्यादा तेजी से होता है। तो यही जो फ्रीजिंग है, फ्रीजिंग में हम क्या करते हैं कि यहां पर लिक्विड को हम लोग सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं। इसे सॉलिडिफिकेशन के नाम से भी जाना जाता है, एक नाम इसका सॉलिडिफिकेशन भी है। तो आप इस कॉन्सेप्ट से, टेम्परेचर और प्रेशर के रिलेशन से आप मेल्टिंग, बॉइलिंग और कंडेंसेशन, फ्रीजिंग, आप इन सबको आसानी से समझ सकते हैं। अगर आप इसके बीच का अगर आप रिलेशन सही से समझ गए तो मुझे लगता है कि इस कॉन्सेप्ट को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और हमारा यही जो कॉन्सेप्ट है हम आगे जाके लेटेंट हीट में भी देखेंगे। तो आप यह बात याद रखिए कि हम जो कहाँ रहते हैं, हम ट्रोपोस्फेयर में रहते हैं। ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है टेम्परेचर डिक्रीज होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है। और इसी कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करके हम इन सारे फिनोमेना को हम समझ सकते हैं। अब इससे आगे हम चलेंगे लेटेंट हीट की तरफ। आइए हम ये लेटेंट हीट में अब देखेंगे कि लेटेंट का क्या मतलब होता है। लेटेंट का मतलब होता है हिडन कह सकते हैं कि एक हीट का एक वैसा फॉर्म जो हमें दिखता नहीं है। और लेटेंट हीट में जो हम स्टडी करने वाले हैं वो स्टडी करने वाले हैं किसका, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। फ्यूजन में क्या होता है, फ्यूजन में जो चेंज होता है वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है। वेपराइजेशन में लिक्विड से गैसियस स्टेट में चेंज होता है। तो यहां पर जब हम फ्यूजन और वेपराइजेशन की बात करते हैं लेटेंट हीट में, तो आप यहां सबसे जो कॉमन बात है वो सबसे जानने वाली क्या है कि जब ये दोनों जब प्रोसेस जब होता है तो यहाँ पर टेम्परेचर में कोई भी इंक्रीज नहीं होता है। मीन्स फ्यूजन में जब यहाँ सॉलिड से लिक्विड में जब चेंज होता है तो वहां पर भी टेम्परेचर जो होता है सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने के दौरान वहां पर कोई भी टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है। और सेम वही वेपराइजेशन में भी होता है कि जब लिक्विड से वह गैसेस स्टेट में जब वो चेंज होता है तो वहां पर टेम्परेचर में कोई इंक्रीज नहीं होता है। इसका जो सबसे अच्छा एग्जांपल जो है, इसे हम काफी डायग्राम से बिल्कुल बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो हम सबसे पहले लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को समझेंगे।
यहां पर देखिए आप कि जब हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात करते हैं मीन्स हम सॉलिड से लिक्विड स्टेट में चेंज होने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे डायग्राम आप यहाँ पे ग्राफ देख सकते हैं। यहां आपका टेम्परेचर है, यहां हीट है। तो यहां देखिए आप जानते हैं कि कोई भी हमारे जो एनवायरनमेंट में जितनी भी सारी वस्तुएं हैं उन सबका एक डिफरेंट टेम्परेचर होता है। तो उसी तरह से जब हम किसी भी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के दौरान जब हम किसी सॉलिड को जब हम हीट करते हैं तो उसके अंदर उसका एक अपना इनिशियल टेम्परेचर होता है। उसका जो एक अपना इनिशियल जो टेम्परेचर वो अपने सराउंडिंग से जो एक्वायर किया होता है वो पहले से ही, और उसके बाद एक वैसा टेम्परेचर जो हमें उसे हीट के थ्रू हम देते हैं उसमें वो टेम्परेचर क्या होता है वो ऐड हो जाता है। तो यहां पर सपोज करिए हम एक आइस है, एक आइस को हम हीट कर रहे हैं। तो ऐसा थोड़ी ना कि आप जैसे ही आइस को आप हीट करेंगे वैसे ही वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। वो वैसे ही मेल्ट होना नहीं शुरू होगा, उसे कम से कम मेल्ट होने में भी कम से कम 1 मिनट चाहे कम से कम 10 सेकेंड या कुछ ना कुछ टाइम तो बिल्कुल लगेगा। ऐसा क्यों लगेगा? क्योंकि उस आइस के पास एक पहले ही एक ऐसा टेम्परेचर है जिससे मतलब कि वह क्या होगा कि कम से कम उसका एक जो मैक्सिमम टेम्परेचर होगा कि वहां तक हीट जब उसे मतलब कि हीट वहां तक पहुंचेगा तब वह क्या होगा मेल्ट होना शुरू होगा। तो आप यहां देखिए जब हम किसी भी सॉलिड सपोज करिए आइस को जब हम हीट कर रहे हैं तो क्या होगा, शुरुआत में उसके पास एक अपना टेम्परेचर होगा और जब हम हीट उसमें देंगे तो हीट देने के बाद वह एक टेम्परेचर को वह अचीव करेगा। एक ऐसे मतलब वो टेम्परेचर में वो एक ऐसे फेज को अचीव करेगा कि जहां से उसके अंदर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो यहां से जब हमने क्या किया, जब हमने आइस को हमने हीट किया तो यहां से वो कन्वर्ट होना नहीं शुरू हो रहा है क्योंकि वहां पे तो अभी ये इनिशियल टेम्परेचर है और इनिशियल टेम्परेचर में वो एक ऐसे पॉइंट पे आया कि जहां से वह मेल्ट होना वाटर मतलब उसका जो फॉर्म है वाटर में चेंज होना वह शुरू हो गया। तो वो कौन सा है, वह मतलब कि टेम्परेचर T1 है और इस दौरान हमने जो हीट दिया उसे हम Q से डिनोट करते हैं, Q1 है। मीन्स जब हम Q1 आइस को दे रहे हैं और जब वो T1 को अचीव कर रहा है तो T1 को अचीव करने के बाद वह उसके अंदर धीरे धीरे वह मतलब लिक्विड में चेंज होना वह स्टार्ट हो गया है। लेकिन जब वह लिक्विड में यहां जो क्या है यहाँ पे जो लिक्विड में चेंज होने का जो पोजीशन है वो इनिशियल पोजीशन है, वो शुरुआती मतलब की अवस्था है और यह जो उसका पोजीशन है वो क्या है, वो फाइनल पोजीशन है। यहाँ पर वो पोजीशन है कि जहां पर वह शुरू हो रहा है और यहाँ पर यह मतलब कि ऐसा पोजीशन है कि जहां पर जो सॉलिड है वो कंप्लीटली लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है। तो इस दौरान आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जब वह सॉलिड से जब लिक्विड में वह कन्वर्ट हो रहा है तो क्या हो रहा है, यहाँ पर जो टेम्परेचर है उसके बीच में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। यहां पर जो टेम्परेचर है बिल्कुल कांस्टेंट है। मीन्स आप देख सकते हैं कि जब Q1 जब यहां पे उससे जब हीट मिल रहा है, जब सॉलिड है जब सॉलिड आइस है जब वह लिक्विड में जब वह कन्वर्ट हो रहा है तो वो क्या है कि उसे टेम्परेचर तो मिलने लगा है, लेकिन टेम्परेचर मिलने के बाद वह जिस टेम्परेचर पे मतलब वो लिक्विड में वाटर में वह कन्वर्ट हो रहा है वहां पर क्या है, वहां पे जो टेम्परेचर है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, टेम्परेचर बिल्कुल कांस्टेंट है और टेम्परेचर बिल्कुल कांस्टेंट है। और यहां पर जब इस पोजीशन पे वो आ रहा है तो इस पोजीशन के बाद क्या हो रहा है कि मतलब वो जो आइस है वो कंप्लीटली वो वाटर में कन्वर्ट हो चुका है और लेकिन अब इस पोजीशन के बाद वो फिर से मतलब उसने टेम्परेचर को गेन करना शुरू कर दिया, मतलब टेम्परेचर बढ़ने लगा। तो इससे आपको क्या समझ में आया, इससे ये समझ में आया कि जब कभी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के दौरान जब कभी भी सॉलिड जो एक आइस है तो जब वह लिक्विड में वह कन्वर्ट होता है तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे टेम्परेचर का कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होता है। यहां पर जो Q1 से लेकर Q2 के बीच का आप कह सकते हैं जो अंतर है Q2 माइनस Q1, इसी को हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के नाम से जानते हैं क्योंकि इस दौरान टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल इंक्रीज नहीं हुआ।
क्या हुआ, जो सॉलिड से आइस जो है वो लिक्विड स्टेट में वो चेंज भी हो गया, और लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आया। यहां पर आप देख सकते हैं कि जब सॉलिड जो आइस था वो जब वो मतलब कि इस पोजीशन पे था, और यहां पर जब वो वाटर जो है फाइनल पोजीशन पर है, तो यहां पर टेम्परेचर सबसे ज्यादा किस में अधिक होगा, ये क्वेश्चन है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो इस पोजीशन पे जो आइस है वो इस पोजीशन पे कंप्लीटली वाटर में कन्वर्ट हो चुका है। तो टेम्परेचर किस में ज्यादा होगा, टेम्परेचर वाटर में ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि आइस जब कन्वर्ट हो रहा था वाटर में, तो वाटर के पास उसके पास अपना तो टेम्परेचर था ही, लेकिन जब यहां से जब ये कन्वर्ट हो रहा था तो साथ में उसे लेटेंट हीट भी मिल गया, मीन्स उसे टेम्परेचर जो है लेटेंट हीट का वो उसे अधिक मतलब गेन हुआ। तो यहाँ पे टेम्परेचर किसका अधिक हुआ, टेम्परेचर वाटर का अधिक हुआ। एक बात याद रखिए कि जब कभी भी लेटेंट हीट के दौरान जब एक फॉर्म से जब दूसरे फॉर्म में जब कोई भी मतलब कि मैटर जब कन्वर्ट होती है, तो जिस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है उसका टेम्परेचर जो होता है वह हमेशा अधिक होता है। तो यहां पर क्या हुआ, यहां जो है वाटर का जो मतलब कि टेम्परेचर होगा वह मतलब मैक्सिमम होगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के। यहां पर मतलब कि एक ही टेम्परेचर पर आप देख सकते हैं, सपोज करिए कि अगर यहाँ पे वाटर का अगर मान लेते हैं ये अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइस, और अगर हम वाटर की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा कि आइस की जो टेम्परेचर होगी कम होगी, लेकिन उसी टेम्परेचर पे जो वाटर की टेम्परेचर होगी वह ज्यादा होगी। यह एक एग्जाम्पल के लिए है। अब इसी से हम आगे चलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की तरफ। तो वहां पर भी सेम यही फिनोमिना है। यहां पर क्या हुआ, यहां पर जो सॉलिड जो था यहां पर वो कंप्लीटली यहां पर लिक्विड स्टेट में चेंज हो गया। मीन्स यहां से जो टेम्परेचर जो गेन कर रहा है वो क्या है, वो है लिक्विड। अब सपोज करिए सेम ये जो फिनोमिना है ये यहां पर भी अप्लाई होता है कि यहां पर जब लिक्विड ने जब टेम्परेचर को जब गेन करना शुरू किया, सपोज करिए हम इसे T2 कह सकते हैं। जब इसने मतलब गेन करना शुरू किया तो यहां पर क्या होता है, यहां पर ये हो रहा है कि वाटर के पास उसके पास जो है अभी जो एक टेम्परेचर है वो तो है ही। उसके बाद क्या है कि वो गैसियस में जब वाटर है वो तुरंत तो गैस में कन्वर्ट हो नहीं जाएगा, पहले तो उसको एक ऐसा टेम्परेचर वो अचीव करना होगा जहां से वह गैसियस स्टेट में वह कन्वर्ट करना शुरू होगा। तो यहां पर क्या हुआ, यहां से जब हमने उसे शुरू में हीट करना शुरू किया तो यहां तक सपोज करिए पहुंचते पहुंचते आप कह सकते हैं कि T2 तक आते आते यह एक वह मतलब स्टेज है, यह वह स्टेज है जहां पर जो आपका जो लिक्विड है, चाहे मैं काम करता हूं इसे मैं थोड़ा फ्रेश बनाता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ये कन्वीनियंट नहीं होगा इस पर बताना, तो आइए हम इसको यहां देखते हैं। तो यहां जो हम मान लेते हैं जो वाटर है, अब वाटर को हम ले लेते हैं। तो यहां से हमने हीट को सप्लाई करना शुरू किया वाटर में, और वाटर के पास पहले से उसका एक अपना टेम्परेचर है, लेकिन उसमें क्या है, उसे वेपर में कन्वर्ट होना है। वेपर में कन्वर्ट होने के लिए सपोज करिए वह यहां पर वह T2 जब हम यहां से Q3 को जब हम सप्लाई करते हैं, सपोज करिए Q3 को जब सप्लाई करते हैं तो वह करता क्या है कि वह वेपर में कन्वर्ट होने तक वो अपना एक उस टेम्परेचर को वाटर जो है वो मतलब अचीव करता है, और यहां से क्या होता है, यहां से वो वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो यहां से जब ये वो वेपर में जब कन्वर्ट होना जब शुरू होता है तो वो उसका क्या होता है, इनिशियल फेज होता है।
मीन्स वो भी शुरुआती अपने चरण में, और यहां पर वो आकर क्या होता है, वो कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाता है। तो इस दौरान भी क्या हो रहा है कि जो मतलब टेम्परेचर है उसमें कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। मीन्स यहां से जब आपका जो लिक्विड है जब वेपर स्टेट में जब वो कन्वर्ट हो रहा है, मीन्स जब तक से वो कंप्लीटली वेपर में वो कन्वर्ट हो नहीं जा रहा है तब तक से वो क्या हो रहा है कि वह मतलब कि उसमें कोई भी मतलब कि टेम्परेचर का इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन एक बार जब वो कंप्लीटली वेपर में जब वो कन्वर्ट हो जा रहा है तो उसके बाद वो अपना एक टेम्परेचर गेन करना लगातार वो शुरू कर रहा है। तो यहां पर भी सेम वही चीज है कि एक ही मतलब कि जब जो लिक्विड है वो गैसियस स्टेट में तो वो चेंज हो गया, लेकिन टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आया। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि एक ही टेम्परेचर पर अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि वाटर का अधिक टेम्परेचर, वाटर के अंदर क्या बोलते हैं कि अधिक हीट होगा या सॉरी मतलब वाटर के अंदर अधिक एनर्जी होगा या वेपर के अंदर अधिक एनर्जी होगा, अगर एक ही टेम्परेचर पर हम लोग बात करें। तो जैसा कि मैंने आपको पहले एक कॉन्सेप्ट में बताया कि जब भी कोई भी फॉर्म जो होता है वो अपने नेक्स्ट वाले फॉर्म में जब चेंज होता है तो उसका जो नेक्स्ट फॉर्म होता है उसके पास जो टेम्परेचर होता है, जो हीट की जो एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है। तो यहां पर क्या होगा, टेम्परेचर तो एक ही है T2, लेकिन यहां पर वेपर की जो एनर्जी होगी, जो उसका टेम्परेचर होगा, चाहे हीट कह लीजिए, यह मैक्सिमम होगा। इसीलिए आप इस बात को समझिए कि जब हम किसी गर्म पानी से जब अगर हमारे बॉडी पे अगर गिर जाए, और एक होता है कि वेपर, मीन्स जो वेपर से जो इंसान का जो जलना होता है वो वाटर किसी गर्म पानी के जलने से वो बहुत ज्यादा मतलब कि नुकसानदेह होता है। इसलिए होता है क्योंकि वेपर जब वाटर जब वेपर में कन्वर्ट होता है तो उसके पास अपना तो वेपर के पास टेम्परेचर होता ही है, साथ में कन्वर्ट होने के दौरान जो उसका जो लेटेंट हीट होता है वह भी उसके साथ ऐड हो जाता है। और ऐड हो जाने के कारण क्या होता है, वेपर का जो टेम्परेचर होता है, जो उसके अंदर जो हीट की कह सकते हैं गर्मी होती है, वो काफी ज्यादा मैक्सिमम होती है। तो यह मतलब कि यह है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जो मैंने अभी आपको बताया, यह है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो यहां पर जो चेंज हो रहा है वह लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट है बहुत आसानी से आपको इजीली, बहुत ही इजीली आपको ये समझ में आ गया होगा। और इसके साथ ही एक जो आप कह सकते हैं कि जो बुक में एक डेफिनेशन है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का, कि जहां पर ये बात होती है कि एक ऐसा द अमाउंट ऑफ हीट इज required to convert a 1 kg of ice into a liquid without changing its temperature is known as, so ये latent heat of fusion। और सेम वही वेपोराइजेशन में भी वही डेफिनेशन अप्लाई होता है कि जहां पर 1 kg वाटर की बात की जाती है कि 1 kg वाटर को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना और उसमें जितने हीट की रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है बिना टेम्परेचर को इंक्रीज किए, उसे क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। तो ये है बुक की भाषा, मतलब कि बुक में जो एक कॉमन सा डेफिनेशन है। इसी चीज को आपको क्या है एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी आपको किताबों में समझाया गया होगा, जिसे आप और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन यह एक बेसिक सा जो प्रिंसिपल है जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में अप्लाई होता है। तो मुझे लगता है कि ये आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर आप इस चीज को नहीं समझ पाए तो आप एक दो बार इसे और देखिए। सो फिलहाल आज के लेक्चर में इतना ही, और हम आपसे अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है इवेपोरेशन, हम उसको लेकर मिलेंगे। और उसी के में मैं आपसे उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा, सब्लिमेशन के बारे में, जो एक बहुत ही मतलब छोटा सा टर्म है, और उसी में मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। सो आप इसे स्टडी करिए और हमारे वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा देखिए और शेयर करिए, लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इस कोविड-19 के दौरान आप अपने घर में सेफ रहिए। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग अस, हैव अ नाइस डे।